अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ ले। स्प्रिंग 23 का क्वेश्चन 5 और 6 कहा था, तो अगर कर सके हों तो फिर कोई मसला। इजी सा क्वेश्चन था वैसे, हैं? स्प्रिंग 23 कहा था, अगर किया होगा तो उम्मीद है मसला नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल था। ऑटम 22 भी कहा था एक, उसमें मसला क्या मसला है? मटेरियल कॉस्ट क्यों ली है? हाँ, लिखा हुआ है ना, उसने उसने जो पैसे बताए उसी से अगला सेंटेंस पढ़े। जो उसने रेट बताया ना 1800, उसी से अगला मतलब उसको पूरा पढ़े आगे। सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ मटेरियल, यानी हम उसको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे तो वो बना के देगा। हाँ, यानी उस हमने से मटेरियल देना है उसको। ऑटम 22 की बात कर रहा हूं, हमने उसको मटेरियल देना है, फिर वो कन्वर्जन वगैरह सब वो करके देगा हमें। और असल में ये परचेज नहीं है, ये प्रॉपरली आउटसोर्सिंग है। वो तो हम परचेज और मेक और परचेज कर रहे थे ना, साथ आउटसोर्सिंग भी कहा था। आउटसोर्सिंग होता है किसी और से बनवाना, तो ये आउटसोर्सिंग थी। और उसने कहा था कि मटेरियल आप ले दें, बाकी मैं करके बना दूंगा, तो ये आउटसोर्सिंग थी। तो चूंकि वो मटेरियल हमने उसको देना था, तो उसमें मटेरियल कॉस्ट भी आनी थी। फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन, अगर एक प्रोडक्ट ए है जिसको सेल करते हैं, सेल नाउ, या फिर सेल आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, इस बिजनेस के पास एक ऑप्शन ये है, बल्कि कल वाली मिसाल ही ले लूं मैं, अगर पोलन सेल नाउ में आ रहा था 3726,000, और आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग में आ रहा था 5154,000। एक चीज समझाने लगा, एक सवाल कराने लगा 5 पेपर का, तो उसके लिए एक बात समझा रहा हूं और फिर वो आप नोट लिख लीजिएगा। एक बिजनेस है जो अभी इस वक्त पोलन बेचा करता है। उस बिजनेस को किसी सियाने ने कहा कि पोलन को ना पोलन कह के ना बेचो, उसको सीड बना के बेचो। तो अब उस बिजनेस के पास ये एक ऑप्शन आई, और कल इसके सवाल का सलूशन क्या किया था कि सेल आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, क्योंकि ये उससे बेहतर है। अगर इसी बिजनेस के पास एक और ऑप्शन होती कि पोलन को पोलन ही रहने दो, ये जो इस पे और पैसे लगाने
ये रहने दो, इसकी जगह एक नया प्रोडक्ट सालसा बना के भेज दो। ये मैं कल वाली मिसाल को आगे बढ़ा रहा हूं। पोलन बना के अभी हम बेचा करते हैं, एक ऑप्शन आई है कि इसको अगर हम सीड बना के बेच लें तो ये होगा। उसी मैनेजमेंट के पास एक और ऑप्शन है कि सीड बनाने में इतना जो टाइम लगाओगे तो सीड रहने दो, पोलन को पोलन ही कहो, और एक नया प्रोडक्ट बेच दो सालसा, और इससे जो रेलिवेंट इनकम्स एक्सपेंसेस लेके नेट रिजल्ट आएगा वो ये 15 लाख कमा के देगा। तो अब फैसला ये करना है कि पोलन को फर्दर प्रोसेस करके सीड बना के बेचें या रहने दें और सालसा बना के बेचें। दोबारा, पोलन को फर्दर प्रोसेस करके बेचें और जितना पैसा इस पे लगाना है उतने ही पैसे में ये रहने देते हैं, ये कर लेते हैं। तो अब मैनेजमेंट के पास डिसीजन मेकिंग है कि सीड बना के बेचें या कोई और चीज है सालसा वो बना के बेचें। सालसा प्रॉफिट कंपेयर ही कर रहा हूं मैं, वहां 5 मिलियन है या 1.5 मिलियन। पोलैंड का क्या, अगर ठीक है, हाँ शाबाश, अगर हमारे पास ये ऑप्शन है ना कि हम फर्दर प्रोसेस करें, इसको सीड बना के बेचें या कोई और नया प्रोडक्ट सालसा बेच दें, तो बज़ाहिर यह लग रहा है कि दिस वर्सेस दिस है। क्योंकि अगर हम सीड बना के बेचेंगे तो उससे इतना कमाते थे, और अगर सालसा बना के बेचेंगे तो इतना कमाएंगे। लेकिन ये सिर्फ इन दोनों का कंपैरिजन नहीं है, अगर हम ये करेंगे तो वो नहीं होगा। फिर अगर हम इस पे चले गए तो पोलन तो नहीं बेचेंगे ना, पहले हम पोलन बेचा करते थे, अगर इस तरफ मूव कर गए तो वो नहीं बेचेंगे। फिर सीड बना रहे होंगे तो वो थोड़ी बेच रहे होंगे, हम तो पोलन को सीड बना के बेच रहे होंगे, फिर वो नहीं हो सकेगा। तो इसलिए अगर हम इस ऑप्शन पे जाते हैं तो इसकी वजह से वो छोड़ना पड़ेगा फिर, लेकिन अगर इस ऑप्शन पे जाते हैं तो वो चल जाएगा, फिर उसको छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए बज़ाहिर लग रहा है कि दिस वर्सेस दिस है, और 5 मिलियन वर्सेस 15 लाख, 5 मिलियन बेहतर है। लेकिन जब हमने इसको इसके साथ कंपेयर करना होगा तो फिर हम 5 मिलियन को कंपेयर नहीं करेंगे, $1428। अब हम इसको कंपेयर करेंगे। ये बात समझ आई कि नहीं? अगर हम सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करें ना तो वो 51 लाख है, वो 15 लाख है, ये ज्यादा लग रहा है। लेकिन इसमें एक और चीज भी हो रही है कि अगर हम फर्दर प्रोसेसिंग की तरफ जाते हैं तो वो जो 37 लाख कमाते हैं फिर वो मिस हो जाएगा, जबकि अगर सालसा बनाते हैं तो 37 लाख मिस नहीं होगा। तो इसलिए अब इसका कंक्लूजन ये है जो नोट बता रहा हूं कि अगर कल तक जो सीखा था वो फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन था बस, तो उसमें हमने फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन में डिसीजन कैसे करना है, सेल नाउ और आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग सेल को कंपेयर करना है। लेकिन अगर फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन को किसी और ऑप्शन से भी कंपेयर करना पड़ गया सवाल में, अगर फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन को किसी और ऑप्शन से भी कंपेयर करना पड़ गया तो फिर हम फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन में से सेल नाउ वाले को लेस करेंगे और जो नेट आएगा उसको फिर उस दूसरी ऑप्शन से कंपेयर करेंगे। यानी यही जो सामने बताया है ना, बस यही अपने अल्फाज में लिख लें। अब तो अल्फाज कॉपी करने की भी जरूरत नहीं है, ये जो सामने फिगर से बताया समझ आया है तो बस अपने आप को समझा लें। यानी ये अगर तो बस जितने कन्वर्ट हो रहे हैं उनकी, क्योंकि जितने कन्वर्ट हो रहे होंगे उन्हीं के लिए फिर ये फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन होगा ना। जैसे अगर ये होते थे 1000 और अच्छा सारे कन्वर्ट क्यों ना हो रहे हो,
हमने पोलन बेचने ही बेचने हैं, वो तो फिर इस कंपैरिजन से ही निकल गए ना। ये जो सेल नाउ और सेल आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग है, अगर 1000 पोलन बनाते हैं और 200 हमने वैसे ही बेचने होते हैं, पीछे 800 रह गए जिनका डिसीजन करना है, तो फिर ये तो उन 800 के लिए टॉपिक था, वो जो 200 वैसे ही बेचने उनके लिए तो टॉपिक ही नहीं था। क्या जी? कौन सी प्रोसेसिंग कॉस्ट? हाँ, कल आए थे? कल नहीं आए थे ना, वो लेक्चर भी नहीं देखा होगा अभी। ये सब कल वाली फिगर, इसमें लिया हुआ है सब कुछ। क्योंकि ये हम पहले भी किया करते थे। अब सवाल ये पूछा हुआ है कि क्या इसको छोड़ के इस पे चले जाएं या ये रहने दें, ये चलता रहे और साथ वो आ जाए, इसको और इसको। क्यों खत्म हो गया? मैंने कब कहा है खत्म हो गया? मैंने कहा है कि डिसीजन ये है कि पोलन पहले तो बेचते ही थे, क्या इसको वैसे ही बेचते रहें प्लस 7 सालसा मिला लें, या फिर सालसा भी रहने दें और इसको बेचने की बजाय सीड बना के बेच दें। पहले पोलन किया करते थे, अब उस पोलन को क्या ऐसे ही चलने दें, सालसा बना लें। पहले भी पोलन चलता था, अब भी चलेगा, तो सालसा के लिए पोलन इग्नोर्ड, या फिर सालसा की बजाय देखिए, हमने कल वाले सवाल की फिगर्स तो मैंने इसलिए ली हैं कि ये फिगर्स ऑलरेडी निकाली हुई थी, वरना मुझे कोई नई फिगर्स लेनी पड़ती। अगर हमने फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन करना है तो इसके लिए भी तो हो सकता है नई मशीनरी लेनी पड़े। कल वाले सवाल में उन्होंने इतना तो कह दिया था कि डिपार्टमेंट बी, अब वो डिपार्टमेंट बी में कोई मशीन भी तो लानी पड़ेगी ना, तो उसके ऊपर भी तो खर्चे नए करने पड़ेंगे। तो हो सकता है सवाल में ये डिसीजन हो कि वो जो पैसा नई मशीन पे इसके लिए लगाना है, इसकी मशीन रहने दें, इसकी मशीन लगा लें। तो है तो इन दोनों का मुकाबला ना। पोलन पहले भी बनता था, अगर हम सालसा पे चले गए तो वो फिर भी बनेगा। फैसला सिर्फ इतना हो रहा है कि क्या हम फर्दर प्रोसेसिंग का सेटअप करें या सालसा का सेटअप करें। तो फर्दर प्रोसेसिंग वर्सेस सालसा का सवाल है। तो बजाहिर ये फर्दर प्रोसेसिंग और सालसा का ही कंपैरिजन है, लेकिन सालसा पे जाने से वो अफेक्ट नहीं होगा, फर्दर प्रोसेसिंग पे जाने से हो जाएगा। तो इसलिए फर्दर प्रोसेसिंग में उसको एज अ कुर्बानी लेस करना पड़ेगा, फिर सालसा से कंपेयर हो सकेगा। नहीं ठीक है, नहीं ऐड नहीं करना। ऐड तो तब करें जब दोनों काम हो रहे हो। अगर हम फर्दर प्रोसेसिंग की तरफ जाएंगे तो वो होगा नहीं, छोड़ना पड़ेगा ना वो, तो इसकी तरफ जाने से वो कुर्बान करना पड़ेगा। इसलिए हम इसको नेट करेंगे। अब इस नेट रिजल्ट को हम सालसा से कंपेयर करेंगे। सेल नाउ सालसा में ऐड कर दें, ये भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर मीनिंग तो ये बनता है ना कि इसकी वजह से जो जो होगा वो उसकी कैलकुलेशन में आए, तो इसकी वजह से वो कुर्बान हो जाएगा। ये अपने आप को समझाना भी था और जबानी नहीं समझाना था, क्योंकि जबानी समझाएंगे तो भूल जाएंगे। अगर आपने सिर्फ इन फिगर्स को नोट किया है, सबसे बात कर रहा हूं, अगर सिर्फ इन फिगर्स को नोट किया है तो नहीं याद रहना कल को आपको ये क्या था। कुछ ना कुछ समझाएं। और अगर अभी समझ ही नहीं आ रहा कि क्या समझाएं अपने आप को, तो इसका तो समझ नहीं आया है। लिखें, कुछ कुछ लिखें अपने लिए।
अच्छा इतना ही लिख लें कि जब नहीं समझ आएगा तो साथ वाले से पूछ लूंगा, इतना ही लिख लें। सवाल पढ़ लें। कौन सा बोला था? बोला था जी केमिकल वाला। स्प्रिंग 15, ऑटम 15, स्प्रिंग 15, जी केमिकल्स के नाम का एक सवाल होगा मेरी बुक में, क्वेश्चन 17। हम्म, मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 17 स्प्रिंग 2015 अटेम्प्ट का सवाल है, जी केमिकल्स। पढ़ ले, मैं करता हूं। छह हजार वाला पॉइंट, 6000 वाला पॉइंट। लिखा हुआ, लिखा हुआ। ट्वेंटी परसेंट ईयर एंड तक अनपेड है, यानी क्रेडिटर्स का अब भी इतना बैलेंस है। ऑटम 22। अच्छा 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 अच्छा, अभी ब्रेक में पूछते हैं, ब्रेक में पूछते हैं ना।
सवाल पढ़ रहे थे तो पढ़ लिया होगा। अभी इस वक्त एक प्रोसेस है जिसको नाम खैर कोई भी दे दें, प्रोडक्शन कह लेता हूं चलो। इससे आउटपुट होते हैं दो प्रोडक्ट्स, ए और बी। पिछले महीने का डाटा कितने ए और कितने बी बनाए थे? 11,300 और 14,700। ये पिछले महीने यानी दिसंबर का डाटा है, दिसंबर में ये हुआ था। पिछले महीने के पिछले साल? पिछले महीने। अब इस वक्त मैनेजमेंट के पास कुछ आइडियाज हैं। एक आइडिया यह है कि इसी काम को एक्सपेंड कर लें, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा दें। उससे क्या होगा? ए और बी ज्यादा बन जाएंगे। ये नहीं बनेंगे, वो बन जाएंगे। ये भी बनेंगे, मजीद बन जाएंगे। एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है कि ये दोनों ए और बी सेल कर दिया करते थे, तो एक ऑप्शन ये है कि इनको सेल ना करें, फर्दर प्रोसेसिंग कर लें। और सवाल की रिक्वायरमेंट ये है कि बताएं क्या करें, किस में से क्या करें? इवेल्युएट ईच ऑफ द अबव प्रपोजल्स। तो अबव प्रपोजल्स कितनी हैं? 3 हैं। 3 हैं। 3 कैसे? नहीं, एक्चुअल नहीं जी। एक ऑप्शन है एक्सपेंशन, एक ऑप्शन है ए की रिफाइनिंग, और एक ऑप्शन है बी की रिफाइनिंग। रिफाइनिंग में भी 2 हैं। नहीं, 4 नहीं हो गई। यस, इसी क्लास में हो? हैं? कौन सी क्लास है बेटे? नहीं नहीं, कौन सा पेपर पढ़ना है? नहीं मेरे बच्चे, ये पीआरसी नहीं है, हमसे पूछो किसी और क्लास में होगी। ये तो कैप की क्लास है। अच्छा, इसमें हंसने वाली क्या बात है? वो बच्चा अगर सीए में आ ही गया है, मैं तो ये हैरान था कि कॉस्ट की आखिरी क्लास आ गई, पूरा सेशन गुजर गया। बच्चा पूछा मैं आई कम इन, मैंने कहा ये कौन है? पता नहीं बेचारा क्या क्या सोच के सीए में आया होगा, उसके वालिदैन ने क्या सोचा होगा। और हो सकता है 2-3 महीने बाद ये स्टेटस लगाए, अल्हम्दुलिल्लाह पीआरसी पास्ड, ओनली इतने पेपर्स रिमेनिंग ऑफ सीए, 5 पेपर्स आर पास्ड। घर जाके वो पूछता अम्मी अब्बू से कि सेल लाओ या फर्दर मेरे पे फर्दर प्रोसेसिंग करानी है मेरे पे। अब तो खैर ये बड़ा अरसा हो गया मैंने फेसबुक छोड़ दिया, लेकिन शुरू शुरू में जब है ना स्टेटस आते थे, एएफसी पीआरसी पास्ड, अल्हम्दुलिल्लाह इतने पेपर पास्ड, नाउ ओनली इतने रिमेनिंग। कितने रिमेनिंग? 8 कैफ है, 6 सीफैप और 2, 8 और 8 16। हाँ, पीआरसी पास करेगा, खानदान में मिठाइयां बटेंगी। बस ये 16, 5 पास कर लिए बच्चे ने, 16 रह गए हैं।
3 महीने में 5 पास हुए हैं, तो 1.5 साल में बाकी 16 भी हो जाएंगे। आज से साल 1.5 साल पहले भी आप ही ऐसे मासूम मासूम से होते थे। हो सकता है वो 5-6 साल पुराना हो, लेकिन मासूम मासूम से होते थे। तो ये जो पॉइंट नंबर 1 से ऊपर लिखा हुआ है ना, बल्कि पहले पैराग्राफ के नीचे प्रेजेंटली, पहले पैराग्राफ के नीचे प्रेजेंटली ZCL इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग प्रपोजल्स: एक्सपेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग फैसिलिटी, एक ये ऑप्शन है, एक नया प्लांट लगाना पड़ेगा, और दूसरी ऑप्शन है इंस्टॉलेशन ऑफ अ रिफाइनिंग प्लांट टू सेल एल्फा, रिफाइनिंग प्लांट टू सेल एल्फा और बीटा आफ्टर रिफाइनिंग। तो अब ये जो एग्जिस्टिंग काम था वो तो है ही है, ये नहीं चेंज होने लगा, लेकिन एक ऑप्शन ये है कि नया प्लांट लगा के एक्सपेंशन की तरफ चले जाएं, ये एक ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि रिफाइनिंग प्लांट लगाएं और उसमें ए को रिफाइन किया करें, और तीसरी ऑप्शन यह है कि रिफाइनिंग प्लांट लगाएं और उसमें बी को रिफाइन किया करें। तो ये 3 ऑप्शंस हैं। पहले पैराग्राफ में इतना बताया हुआ है कि अल्फा और बीटा बेचते हैं, जो कि एक ही प्रोसेस के ज्वाइंट प्रोडक्ट्स हैं। फिर उसके बाद वाले पैराग्राफ से मैंने ये 3 ऑप्शंस निकाल के दिए हैं। पहला पैराग्राफ और प्रेजेंटली वाली बात ये पढ़ के ये देख लें, अब समझ आ रहा है कि 3 ऑप्शंस हैं या नहीं। अब ये जो अदर इंफॉर्मेशन है, पॉइंट नंबर 1, ये तो है दिसंबर 14 में जो हुआ था, एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड इन मंथ ऑफ दिसंबर, ये डाटा इसका है। और अगले महीने में भी अगर ये ना करें तो अगले महीने भी यही होता जो दिसंबर में होगा। जो दिसंबर में हुआ था इतने यूनिट्स बने थे, अगले महीने में भी ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये जो ब्लैक में लिखा हुआ है ये वो है जो एग्जिस्टिंग दिसंबर का डाटा है, और जनवरी में भी ये होगा। डिसीजन ये करना है कि इसको ऐसे ही और साथ एक्सपेंशन जोड़ लें, या फिर एक्सपेंशन रहने दें, ये इतने ही बनाएं, बी ऐसे ही बेच दें, ए फर्दर प्रोसेस करके बेचें, या फिर तीसरी ऑप्शन कि ये इतने ही बनाएं, ए वैसे बेच दें, बी फर्दर प्रोसेस कर लें। तो इन एनी केस ये काला वाला प्रोसेस तो चलेगा, ए और बी बनेंगे, उसके बाद की बात होती है कि ए रिफाइन करना है कि बी रिफाइन करना है। तो ये जो काला वाला डाटा मैंने लिखा हुआ है, ये दिसंबर में जो पॉइंट 1 में लिखा हुआ है वो इस काले डाटे की इंफॉर्मेशन है। जनवरी में भी सब ऐसे ही होगा, पॉइंट 2 में भी ऐसे ही है। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 ये दिसंबर का डाटा है, और जो पॉइंट 4 है और पॉइंट 5 ये इन नए कामों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। बल्कि पॉइंट 1, 2, 3 ये दिसंबर का डाटा है, और पॉइंट 4, 5, 6 ये जो अब काम होने जा रहा है ये उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। तो वो तो सॉल्व करते हैं तो देखते हैं। अभी सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि इस वक्त सवाल में पूछा क्या है। तो पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, रिक्वायर्ड, यहां तक पढ़ के बताएं कोई बात अगर समझनी है तो।
तो अब सवाल की प्लानिंग क्या करें, क्या करना है हमने? तीनों ऑप्शंस को अलग अलग सॉल्व करें, इनका रेलेवेंट प्रॉफिट निकालें। कितने अरसे का? एक साल का, एक महीने का? जो लोग वैसे तो खैर कॉस्ट में बैठे हुए एमएफए नहीं पढ़ रहे होंगे। एमएफए तो कोई नहीं पढ़ रहा ना? एमएफए पढ़ रहे हैं, अच्छा। तो वो एनपीपी वगैरह कर लिया ना? हाँ। तो ये टेक्निकली ना लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग का सवाल है, क्योंकि एक नया प्लांट लगाना होता है। अब ये नया प्लांट लगाना है तो ये 20 साल तक चलना है, लिखा हुआ है। तो टेक्निकली ये लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग का सवाल है। लेकिन खैर उसने आपको सवाल शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग का बना के पूछा है, क्योंकि डेटा ही सिर्फ एक महीने का दिया है, इसलिए ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग का सवाल है। तो अब हमने तीनों ऑप्शंस पे रेलेवेंट इनकम्स, रेलेवेंट एक्सपेंसेस, प्रॉफिट निकालेंगे। और कौन सी ऑप्शन बेहतर होगी? जिस पे प्रॉफिट ज्यादा होगा। फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजंस है ना इसमें, ए और बी। और चूंकि इनका आपस में कंपैरिजन भी है और एक्सपेंशन से कंपैरिजन भी है, तो अब हमने वो 51 लाख की बजाय 14 लाख निकालना है। कौन सा 51, कौन सा 14? वो जो इससे पहले बता रहा था। तो अब हमने 5.1 मिलियन की बजाय उसमें से 3.7 पहले माइनस करना है, फिर जो नेट रिजल्ट निकलना है उसको बाकी ऑप्शन से कंपेयर करना है। अभी सवाल से पहले जो मैं करवा रहा था, सवाल की प्लानिंग से रिलेटेड, इन तीन ऑप्शंस को ढूंढने से रिलेटेड कोई एतराज? चलें सवाल सॉल्व करते हैं। तीन ऑप्शंस हैं, एक्सपेंशन है, ए की रिफाइनिंग है और बी की रिफाइनिंग है। एक्सपेंशन लिखते हैं पहले। अगर हम चलते हैं एक्सपेंशन पे, तो क्या क्या रेलिवेंट इनकम एक्सपेंसेस होंगे? एक्सपेंशन पे चलेंगे तो क्या होगा जी? हम लोग एक महीने की बेस पे कैलकुलेशन कर लेना। कैसे पता? डाटा एक महीने का है, तो जनवरी के महीने की बेस पे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसमें क्या क्या रेलिवेंट इनकम एक्सपेंसेस? जितने यूनिट्स बनेंगे उनकी सेल, उनकी वेरिएबल कॉस्ट, अगर कोई रेलिवेंट फिक्स कॉस्ट है तो ये करना है। तो सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट अलग लिखना चाहते हैं आप, अलग लिख लें। कंट्रीब्यूशन लिख के काम चलता है तो कंट्रीब्यूशन लिख लेते हैं। तो जिसका दिल है अलग लिखने का वो अलग लिख ले, मेरा तो दिल कंट्रीब्यूशन लिखने का है। कंट्रीब्यूशन, किसी ने लिखना है सेल और वेरिएबल कॉस्ट तो अलग लिख ले। टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन के लिए अल्फा और बीटा के चाहिए कि एक्सपेंशन में कितने यूनिट्स बना लेंगे और इनटू कितने यूनिट्स बना लेंगे इनटू कितना कंट्रीब्यूशन कमा लेंगे। तो कितने यूनिट्स बना लेंगे पता नहीं, कितना कंट्रीब्यूशन कमा लेंगे पता नहीं। चले यूनिट्स और कंट्रीब्यूशन कर लेते हैं कैलकुलेट। और कोई रेलिवेंट एक्सपेंस इनकम? जी प्लांट क्या? चूंकि एक नया प्लांट खरीदना पड़ेगा तो इसके लिए आपको कहा था कि इसकी डेप्रिसिएशन को हम रेलिवेंट चला लेते हैं। तो नया प्लांट लेंगे कितने का? ये पॉइंट नंबर 4 में सारी डिटेल है। 20 मिलियन का।
और उसकी आरवी बताई हुई है, उसकी लाइफ बताई हुई है, ताकि डेप्रिसिएशन निकालें। क्या जी? आरवी कब की चाहिए उसके लिए? एंड ऑफ पीरियड जितने पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हम तो 1 महीने की कैलकुलेशन कर रहे हैं। 20 मिलियन माइनस आरवी डिवाइडेड बाय 20, लेकिन ये तो निकलेगी 1 साल की। $77.5। और कोई रेलिवेंट एक्सपेंस इनकम अगर हम एक्सपेंशन ऑप्शन पे जाते हैं तो 0.4, 0.5, 0.6 में। और कोई रेलिवेंट एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड्स पर मंथ, पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है, तो ये भी रेलिवेंट है। जी जी। अरे ये 1000, वो रुपीज इन 1000 है। वो 20 मिलियन की मशीन है तो 77 मिलियन की ऑप्शन नहीं ना है, वो 1000 है। एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड्स है कोई? ये सवाल में डाटा थाउजेंड्स में बताया हुआ है ना, 250,000, तो वो इसलिए वो एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने? 250। और एक्सपेंशन ऑप्शन की कोई रेलिवेंट इनकम, रेलिवेंट एक्सपेंस? तो अब क्या रह गया? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और यूनिट्स। ये जो ए और बी हम एक्सपेंड करने लगे हैं, यानी पहले जितने बनाते थे उससे और ज्यादा बना लेंगे, तो ये वैसा ही होगा ना जैसे पहला बनता है, या कोई डिफरेंट तरह का होगा? वैसा ही होगा। तो इसलिए बिकेगा कितने का? जितने का पहले बिकता है। तो पहले कितने का बिकता है? हम ये एक्सपेंशन वाली ऑप्शन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो एक्सपेंशन ऑप्शन तो जो एग्जिस्टिंग बनते हैं उतने ही और उसी तरह के और बन जाएंगे, तो उनकी सेल प्राइस वही होगी जो अभी वाले की होती है। पॉइंट नंबर 2, 1000 और 1125। फिर इनको बनाने पे खर्चा कितना आएगा? जितना अभी बनाने वालों पे आता है। तो अभी बनाने वालों पे कितना आता है? 0.1, 0.2 में से ही निकालना पड़ेगा। 0.1, इसमें से ए का कितना और बी का कितना अपोर्शन करना पड़ेगा। और ए और बी को अलग कर ही क्यों रहे हैं? नहीं नहीं, रिफाइन मैंने तो एक्सपेंशन की ऑप्शन है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन अलग अलग निकलेगा ना, सेल प्राइस अलग अलग है, यूनिट्स अलग अलग होंगे दोनों के, तो हमें वेरिएबल कॉस्ट दोनों की अलग अलग चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 में तो दी हुई है दोनों की टोटल, तो उसको अलग अलग कैसे करें? अपोर्शन कर लेते हैं। और अपोर्शन एनआरवी की बेस पे या यूनिट्स की बेस पे? यूनिट्स की बेस पे। वेट ऑफ आउटपुट यानी जो उनका वजन है, लीटर्स है ना, इसलिए वेट ऑफ आउटपुट कह रहे हैं। तो यूनिट्स की बेस पे या एनआरवी की बेस पे? यूनिट्स की बेस पे। और बहुत पुरानी बात हो गई है, इसलिए मैं बताऊंगा तो शायद याद आ जाए आपको, कि अगर जॉइंट कॉस्ट को बांटना हो यूनिट्स की रेशो में, तो हर प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट सेम आती है। ये जब मैंने आपको जॉइंट प्रोडक्ट पढ़ाए थे ना, उन लेक्चर्स में देखिएगा कि अगर हम लोग कॉस्ट को बांटते हैं यूनिट्स की रेशो में, तो हर जॉइंट प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट सेम ही आती है। एनआरवी पे बांटते हैं तो डिफरेंट होती है, बताया था ऐसा, किया है ऐसा हमने। अगर रजिस्टर अभी है, बहुत कहीं दूर नहीं है, तो आप बेशक ज्वाइंट प्रोडक्ट देख लें, ये किया हुआ है ऐसा, सच कह रहा हूं, होशो आवाज में बता रहा हूं। तो इसलिए अब हमें इन ज्वाइंट कॉस्ट को बांटने की जरूरत नहीं है। नहीं है? नहीं है ना, यही तो कह रहा हूं, नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि अगर हम टोटल, एक टॉपिक पढ़ा था जॉइंट प्रोडक्ट्स, उसमें हम कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स को जॉइंट प्रोडक्ट्स में एलोकेट करते हैं। कॉस्ट आई होती है टोटल, टोटल ए और बी के यूनिट्स के ऊपर वो कॉस्ट आई होती है। अगर उनको यूनिट्स की रेशियो में बांटें तो फिर एंड रिजल्ट ये निकला था कि हर प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट सेम आ रही थी। ऐसा हुआ था। एनआरवी की रेशियो में बांटते थे तो डिफरेंट था। तो इस सवाल में यूनिट्स की रेशियो में बांटने का कहा है, इसलिए अगर हम इनको टोटल ही रख के पर यूनिट कॉस्ट निकाल लें, यानी 15 और 4890, पर यूनिट करने के लिए डिवाइड कर लें अगर इसको, ये क्या किया मैंने, 11,300 और 14,700, यानी ए और बी पिछले महीने टोटल इतने बनाए थे। जब हम यूनिट्स की रेशियो में बांटते थे तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स को टोटल यूनिट से डिवाइड, और जो आंसर आएगा वही इन दोनों की पर यूनिट कॉस्ट होगी। कितना आ गया, 765। यार अजीब अजीब शक्लें नजर आ रही हैं मुझे, ये क्या कर रहे हैं हम? सही कर रहे हैं ना? नहीं, सही तो मैं कर ही रहा हूं, लेकिन ये भी समझ आना चाहिए कि क्या वाकई ये सही है। समझ आ गई? पूछ लो फिर मैं। हाँ भाई, क्या बोला, क्या किया ये? फिक्स कॉस्ट पे एलोकेट कर दे। ओवरहेड्स का एलोकेट कर। एलोकेट तो किया ही नहीं मैंने, वो तो जाहिर है वर्किंग कर रहा हूं तो वैल्यू ही निकाल रहा हूँ। नहीं समझ आई इसका मतलब। चलो बताओ फिर क्या समझ आई। नहीं, ये तो नहीं कहा था स्प्लिट नहीं करना। हाँ हाँ, चलो ठीक। कोई सेलिंग कॉस्ट, तो ये फिक्स्ड ओवरहेड्स क्यों छोड़ दिए? क्योंकि हम कंट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं, और इसका आंसर बन गया। अच्छा जी, ये मेरी गलती है, मैंने ब्रैकेट नहीं लिया जी। 235,360, ये निकला है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया, अब रह गए यूनिट्स। तो यूनिट्स तो ये 11,300 और 14,700। ये जो मैं एक्सपेंशन ऑप्शन इधर सॉल्व कर रहा हूं, ये सिर्फ वो जो एक्स्ट्रा एक्सपेंशन वाले यूनिट्स बनने हैं वो लिखूं, या वो 11,300 और 14,700 भी साथ मिलाऊं? एक्सपेंशन ऑप्शन, सिर्फ एक्सपेंशन वाले लिख रहा हूं, क्योंकि हम लोग कंपेयर कर रहे हैं एक्सपेंशन करें या रिफाइनिंग करें, तो जो बनते हैं वो तो बनेंगे। अभी जो मैं इससे पहले बता रहा था, ये समझ लें सालसा है, तो इसके साथ जो एग्जिस्टिंग बनते हैं वो थोड़ी मिलाने। हमने एक्सपेंशन ऑप्शन को कंसिडर करना है, तो जितने नए बनने हैं उसकी, तभी तो एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड्स ले रहा हूं ना। तो जितने नए बनने हैं ये मैं उनके ऊपर सॉल्व कर रहा हूं। ओके,
कितने? 5-5 हजार। जी कितने हैं? 5 हजार। कितने बनेंगे ए और बी मजीद? 5,000 यूनिट्स? नहीं, ये यूनिट्स नहीं दिए हुए, ये आर्स हैं। पॉइंट नंबर 4 कि अगर हम एक्सपेंशन पे जाते हैं तो इस एक्सपेंशन से 5,000 आर्स हम काम ले सकेंगे। ये पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है। तो इन 5,000 आर्स में हम ए और बी कितने कितने बना लेंगे, ये बताए हुए? नहीं। तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि हम अभी कितने कितने बना लिया करते हैं। अगर हमें यह पता चल जाए कि अभी हम एक आर में कितने ए और बी बनाते हैं, अगर अभी यह पता चल जाए कि हम एक आर में कितने ए और बी बना लेते हैं, तो 5,000 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें दिसंबर के डेटा से यह कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एक आर में कितने अल्फा बीटा बनते हैं। यह बात दोबारा समझें। अच्छा, आज आखिरी क्लास या कल भी पढ़ना है? आज आखिरी क्लास है, तो दिमाग कल बंद तो नहीं कराए कि दिमाग खुले रख के बैठना है आपने। ये मैंने क्या बात की है? 5,000 की एक्सपेंशन प्लांट लगाएंगे तो उस नए प्लांट में 5,000 आर्स काम हो सकेगा। हमें चाहिए यूनिट्स कितने बना सकेंगे। तो अब 5,000 आर्स में कितने यूनिट्स बना सकेंगे, इसके लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि कितने यूनिट्स बनाते हैं। तो जितने एग्जिस्टिंग प्लांट में बनाते हैं, क्योंकि एक्सपेंशन का मतलब है वही काम और हो जाएगा, अल्फा बीटा ही और बना लेंगे। तो दिसंबर के डेटा से यह निकाल सकते हैं कि अभी 1 घंटे में कितने ए और बी बनते हैं। कैसे? अगर हमें दिसंबर के आर्स पता चल जाएं और दिसंबर के यूनिट्स पता हैं, दिसंबर के यूनिट्स दिए हुए ना, अगर यह पता चल जाए कि दिसंबर में टोटल कितने आर्स काम हुआ था, तो फिर पर आर यूनिट्स निकल सकते हैं। तो दिसंबर में कितने आर्स काम हुआ था, टोटल आर्स इन दिसंबर। कहीं पर कोई आर्स की बात समझ आती हो? पॉइंट 1 पॉइंट 2 में वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट में एक आर का लिंक हमें यह नजर आ रहा है कि वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट 230 पर आर है। अब 230 पर आर होके कितने आर से मल्टीप्लाई हुआ होगा? तो 4890 बना होगा। तो डिवाइड कर लेते हैं। तो हम 4890 को डिवाइड कर देते हैं 230 से, तो आ जाएगा कि दिसंबर में आर्स कितने लगे थे? 21261। अच्छा, ये क्यों करना जरूरी है? क्या कर रहा हूं मैं ये? हमें एक्सपेंशन से कितने यूनिट्स मिल जाएंगे नहीं पता, ये पता है काम 5,000 घंटे हो सकता है। तो अब हमें 5,000 घंटों में कितने यूनिट्स बनाने हैं, इसके लिए जानना पड़ेगा कि अभी कितने यूनिट्स बनते हैं 1 घंटे में। तो दिसंबर का डाटा है, दिसंबर में इतने घंटे लगे थे। ए के लिए कितने और बी के लिए कितने? किस रेशो में? टू वन टू सिक्स वन टोटल निकले हैं या ए और बी के अलग अलग निकले हैं? टोटल। तो ए और बी के अलग अलग कितने? हाँ जी, ए और बी के अलग अलग यूनिट्स निकालने हैं ना। तो पिछले महीने हमने टोटल ए और बी के यूनिट्स कितने बनाए थे? अलग अलग हैं। अब ये आर्स तो कंबाइंड है, इनको भी ए और बी में बांटें। तो कितने कितने बांटें, किस रेशियो में बांटें? हाँ जी, आधे आधे कर लें। हम्म, कितनी आराम से गुमराह हो जाते हैं यार।
हाउ इजी। एक सालन बनाते हुए ऑयल और उसी वक्त उसमें प्याज डाल दिया, दोनों साथ। अब अगर हांडी पकने में आधा घंटा लग रहा है तो 15 मिनट प्याज पे और 15 मिनट ऑयल पे हैं? क्यों हैं? दोनों को इकट्ठे ही डाला है, तो आधा घंटा में से 15 मिनट प्याज के और 15 मिनट ऑयल के हैं जी। अगर इस क्लास में 100 स्टूडेंट हैं और मैंने 100 घंटे में कोर्स पढ़ाया है तो हर स्टूडेंट को 1 घंटे में पढ़ा दिया है, या हर स्टूडेंट पे 100 100? तो मैंने तो 10,000 घंटे नहीं लगाए, मैंने तो 100 घंटे में कोर्स पढ़ा दिया। तो फिर 100 स्टूडेंट्स को अगर 100 घंटे में कोर्स पढ़ाया तो हर एक को फिर 1 1 घंटे में पढ़ाया ना है, या हर स्टूडेंट को 100 100 घंटे? नहीं समझ आ रही? 100 स्टूडेंट ने क्लास में 100 घंटे में कोर्स पढ़ाया तो हर स्टूडेंट को 100 100 घंटे, हर स्टूडेंट को 1 1 घंटा। इतने सारे 100 घंटे कहां से आए हैं? क्योंकि एक साथ हैं, इसके जितना टाइम कोर्स में लगा है हर स्टूडेंट को उतना ही टाइम पढ़ाया। ये ज्वाइंट प्रोडक्ट्स हैं दोनों, ये दोनों ज्वाइंट प्रोडक्ट्स हैं। तो इन 21,000 घंटे में ही ए और बी दोनों इकट्ठे बन रहे थे, तो ए बनने में कितना टाइम लगा है? इतना ही लगा है। बी बनने में इतना ही लगा है, तो उसको नहीं बांटना है, इसको नहीं एलोकेट करना। ए और बी दोनों में ईच इतना इतना ही टाइम लगा है। करने क्या लगे थे हम? कितने यूनिट्स बनेंगे, तो इसके लिए आर्स पे क्यों चले गए? क्योंकि एक्सपेंशन वाले प्लांट में यह बताया है कि 5,000 घंटे काम हो सकता है, तो हमें यूनिट्स के लिए जानना पड़ेगा कि आर्स का यूनिट से क्या रिलेशन है। इसलिए पहले दिसंबर को सॉल्व करना पड़ा। अब दिसंबर से हमें यह पता चल रहा है कि एक आर में कितने यूनिट्स बन जाया करते हैं? अल्फा के कितने? 11,300 डिवाइडेड बाय, और बीटा के 14,700 डिवाइडेड बाय कितने आगे हैं? जी 0.531 चले इधर 691। ये क्या निकला है, यूनिट्स पर आर के आर्स पर यूनिट? खत्म हो रही है कॉस्ट। .531 क्या है? यूनिट्स डिवाइडेड बाय आर्स किया है ना, तो ये यूनिट्स पर आ रहे हैं। अगर इसको इससे डिवाइड कर देते तो आर्स पर यूनिट जिसको मर्जी कर दें, लेकिन ये जरूर समझ लें कि ये आंसर क्या है। किसी को किसी से भी डिवाइड कर दें, लेकिन आंसर क्या है ये पता चले। तो हमने यूनिट्स डिवाइडेड बाय आर्स किया हुआ है, तो ये क्या है? यूनिट्स पर आर। अब हमें यह पता चल गया एग्जिस्टिंग डाटा से कि 1 घंटे में कितने यूनिट्स अल्फा बीटा के बनते हैं। तो अब हम ये पता चल जाएगा कि 5,000 घंटों में कितने बनेंगे। क्या करें? तो एक्सपेंशन पे चले गए अगर, तो अल्फा के यूनिट्स बनेंगे 5,000 घंटों में 0.531, और बीटा के बनेंगे 5,000 घंटों में 0.691। 2655 3455 इतने यूनिट्स बनेंगे अल्फा और बीटा के। अच्छा, अगर ये सारी कैलकुलेशन समझ आ गई ना, तो फिर अगली दोनों में भी इसी तरह का ही काम है। इसलिए इसको पक्का कर लें पहले, फिर उसके बाद वाली ऑप्शंस पे इतनी देर नहीं लगेगी।
2655 ओके। तो इस 2655 और 3455 को लिख देते हैं यहां। ए बन गया 62, ये होगा मेरे ख्याल में 623.93 12438 1540 पॉइंट। ये है एक्सपेंशन ऑप्शन। एक्सपेंशन ऑप्शन इसमें बताएं बेटा, इसमें अगर कोई उलझा हुआ है तो, क्योंकि अगर इसमें उलझे हुए हैं तो फिर अगली ऑप्शन में नहीं बात समझ आनी। पक्की बात है। कोई सवाल किसी ने पूछना है जी? क्या कंबाइन कर लें? टोटल आवर्स को किससे डिवाइड कर दूं? 21 261 क्या करूं? 26,000। अच्छा फिर हाँ, इसको पोर्शन करना है। अच्छा वो तो आ ही जाएगा क्योंकि आपने न्यूमरेटर इनको ऐड करके लिखा है, लेकिन क्या इसके पीछे साइंस है? क्या सोच के ये आइडिया आ रहा है? हाँ जी, कंबाइन के जरूर हैं लेकिन हर एक को इतना ही टाइम लगना है। अब देखें, इस सवाल में तो हो गया क्योंकि न्यूमरेटर ही की बात थी, लेकिन कभी किसी सवाल में डिनोमिनेटर के साथ ये मसला हुआ तो फिर मैं इसको जनरलाइज नहीं कर सकता कि हाँ आप कर लें ऐसे। एक्सपेंशन ऑप्शन में और सवाल जी? कहां पर? ये वाला? नहीं, ये तो रुपीज है। पॉइंट नंबर पॉइंट नंबर जो 2 है वो तो रुपीज है। पॉइंट नंबर 2 रुपीज है ना। रुपीज इन थाउजेंड नहीं है पॉइंट नंबर 2। क्वेश्चन का पॉइंट 2 रुपीज है, बाकी सारे रुपीज इन थाउजेंड हैं। सब देखिए उन्होंने अलग अलग हेडिंग डाली हुई है। ये यूनिट्स हैं। ये रुपीज हैं, कुछ थाउजेंड्स नहीं है। ये पूरे आर्स हैं, कोई थाउजेंड्स वाउजेंड नहीं है। ये यूनिट्स आर्स सब ये पूरी पूरी फिगर्स हैं। थाउजेंड सिर्फ ये टोटल फिगर्स हैं बस। ये आर्स भी पूरे हैं। ₹235 2655 यूनिट्स हैं।
करें सॉल्व। सिक्स टू थ्री 29 925 ये क्या है रुपीज, तो उसको बस सिर्फ इन थाउजेंड्स लिखा है। और पूछें इसमें, मैं पूछ लूं, पूछ लूं ये कैसे निकला? ऐड किया, ऐड करके ये तो नहीं आता। ठीक, एक्सपेंशन ये तो वो था जो मैंने कल कराना था, अभी तो आधा भी नहीं हुआ, 3 ऑप्शन थी, एक हुई है अभी। जी जी जी, अच्छा आज अगर खत्म ना हो सका होगा, होगा इंशाल्लाह आज ही खत्म होगा। एक्सपेंशन ऑप्शन डन, रिफाइनिंग ऑफ ए। अच्छा आधा सवाल हो गया हुआ है, आधा हो गया हुआ है, और मुश्किल के एतबार से आधे से ज्यादा हो गया हुआ है, क्योंकि यहां जो हमने काम किया ना इसी पैटर्न पे काम इधर भी होगा, और जब ए और बी में सारा काम हो जाएगा तो बिल्कुल सही यही सब कुछ, सिर्फ फिगर्स चेंज करेंगे तो बी बन जाएगा। तो इसलिए ये टाइम के एतबार से आधे से ज्यादा हो गया हुआ है। ए रिफाइन करना है, अब अगर ए रिफाइन करना है या नहीं करना है तो फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन हो गई ना ये। अगर हमने ए को रिफाइन करना है तो फर्दर प्रोसेसिंग है ना, तो क्या सवाल की रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी थी कि बताएं ए को रिफाइन करें या ना करें? अगर सिर्फ इतनी ही रिक्वायरमेंट होती तो हम ए सेल नाउ एक ऑप्शन बनाते और सेल आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग ऑप्शन बनाते और दोनों के प्रॉफिट को कंपेयर कर लेते। लेकिन अब ये ए का फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन है और बाकी भी ऑप्शंस हैं, तो अब हमें सिर्फ सेल आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग की फिगर्स नहीं लिखनी, उसमें से नेट करनी है सेल नाउ वाली भी, अभी जो इस सवाल से पहले बता रहा था। तो अब ए की रिफाइनिंग यानी फर्दर प्रोसेसिंग, इसके लिए सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट्स या कंट्रीब्यूशन, हां इसमें कल वाले सवाल से निस्बतन आसानी यह है जिसकी वजह से मैं एक ब्रैकेट में ही कर पाऊंगा कि जितने पोलन थे उतने ही सीड बन रहे थे, नहीं लॉस नहीं हो रहा था, ज्यादा बन रहे थे, नया मटेरियल आ रहा था। उससे पहले जो मैंने खुद ही मिसाल बनाई थी उसमें लॉस हो रहा था, उसमें बीटा बन रहे थे 10,000 और थीटा बन रहे थे 8,000। लेकिन इस सवाल में लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? अच्छा जो मैंने कल खुद ही मिसाल दी थी, जीटी वाले सेक्शन में फिगर्स चेंज थी,
लेकिन मुझे फिगर्स गुलबर्ग वाली बताइएगा जो मैंने खुद मिसाल बनाई थी। प्रोडक्ट ए, सेल नहीं, ए नहीं, बीटा, सेल नाउ क्या था? 7,000। सेलिंग कॉस्ट क्या थी? 400। जीटी में भी इतनी थी। अगर डिफरेंट थी तो मैं ये गुलबर्ग वाली फिगर लिख रहा हूं। और थीटा, सेल प्राइस 96 और सेलिंग कॉस्ट 600, और उसके अलावा कन्वर्जन कॉस्ट यानी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी थी 460,000। क्योंकि यूनिट्स का फर्क था, इसलिए हमने इन 10,000 की टोटल और इन 8,000 की टोटल निकाली थी और कंपेयर किया था। इसमें 10,000 इंटू ये किया था और इसमें 8,000 इंटू ये किया था, दोनों के टोटल आंसर को कंपेयर किया था ना। लेकिन अगर ये भी 10,000 ही होते तो आप टोटल के कंपैरिजन से भी फैसला कर सकते थे, पर यूनिट से भी कर सकते थे। क्यों? क्योंकि यूनिट सेम है। तो फिर पर यूनिट से भी किया जा सकता था। ये कर सकते थे कि आप 6600 को ये क्या कर, तो हम इससे भी कंपेयर कर सकते थे। हमने टोटल करके कंपेयर किया था ना, क्योंकि ये 8,000 थे, वो 10,000 थे। अगर यूनिट्स बराबर होते तो डिसीजन 6600 वो 66 मिलियन की बजाय इस पे भी हो सकता था। क्यों हो सकता था? तो अगर यूनिट सेम होते तो हम पर यूनिट की बेस पे भी फैसला कर सकते थे। इस सवाल के लास्ट पॉइंट में कहा हुआ है कि रिफाइनिंग में कोई लॉस नहीं होना, यानी जितने रिफाइनिंग प्रोसेस में डलने हैं उतने के उतने रिफाइन हो जाने हैं। यहां पर आता हूं दोबारा, ये हम करने क्या लगे हैं? ए की रिफाइनिंग को सॉल्व कर रहा हूं। ए की रिफाइनिंग यानी फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन। क्या सवाल में सिर्फ ए का डाटा देके सिर्फ ये पूछा है कि ए को रिफाइन करें या ना करें? अगर सिर्फ ये पूछा होता तो कल की तरह हम ए का सेल नाउ सॉल्व करते और सेल आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग सॉल्व करते और दोनों को कंपेयर कर लेते। लेकिन अब इसके साथ और ऑप्शंस भी हैं, तो अब इनको कंपेयर करने के लिए सेल आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग में से सेल नाउ को नेट करना पड़ेगा, है ना? तो इसमें अगर हम ए को फर्दर प्रोसेसिंग के बाद सेल करते हैं तो कितने का बिकेगा? 13। और फर्दर प्रोसेसिंग के ऊपर मजीद खर्चा क्या आएगा? फर्दर प्रोसेसिंग पे 90 और फर्दर प्रोसेस करने के बाद इतने का बिकेगा, इतना फर्दर प्रोसेसिंग का खर्चा आएगा, यानी ये। लेकिन हम सेल नाउ और सेल आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग का ही सिर्फ सवाल नहीं कर रहे, इसको बाकियों से भी कंपेयर करना है। इसलिए यहां पर हमें सेल नाउ को नेट करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा? 222। जी, ये वाली बात समझ आई या नहीं? तो अब इसको हम टोटल कंट्रीब्यूशन ए की निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन
पर यूनिट, जो के वर्किंग 3 से निकाल ली, मल्टीप्लाई किससे करूं कि हम कितने यूनिट्स प्रोसेस कर लेंगे, तो कितने यूनिट्स प्रोसेस कर लेंगे, 5000 हैं, कितने कर लेंगे, नहीं, कितने प्रोसेस कर लेंगे, सारे कर लेते अगर इन्होंने ये ना लिखा होता कि रिफाइनिंग प्लांट की कैपेसिटी 5000 घंटे की है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि कितने हम लोग फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। अगर ये 5000 घंटे की कैपेसिटी ना लिखी होती ना, तो यकीनन हम कितने रिफाइन करते, सारे जितने बनाते हैं, लेकिन कैपेसिटी लिखी हुई है, इसलिए चेक करना पड़ेगा पहले कितनी कैपेसिटी है, 5000 घंटे। तो 5000 घंटों से यूनिट्स कैसे निकालें, 5000 घंटे हैं रिफाइनिंग के लिए, कितने यूनिट्स रिफाइन कर लेंगे, कैसे निकालें, ऐसे कि ए बनता कितनी देर में, प्रोसेस 1 में बनता कितनी देर में था, रिफाइन कितनी देर में होता है। तो देखें 0.34 में कहीं पर कोई हिंट, 0.5 में, सेलिंग कॉस्ट थी, सेलिंग कॉस्ट होती तो मैं यहां भी वो सेलिंग कॉस्ट से नेट करके यहां लेता, फिक्स तो नहीं ली थी, कब ली थी, सिर्फ सेल प्राइस थी और सेलिंग कॉस्ट थी, बस और कुछ नहीं था। तो ये क्या था, ये सेलिंग कॉस्ट थी। हां जी, कोई हिंट पॉइंट नंबर 5 से, क्या, कन्वर्जन कॉस्ट के साथ ब्रैकेट में 150 पर आर लिखा हुआ है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि एक यूनिट कितनी देर में प्रोसेस होता है। किसको किससे डिवाइड करूं, 68 को 150 से, कि 150 को 68 से, हाँ जी, 68 को 150 से, नहीं, अच्छा किसी को किसी से करना है ना, इतना तो है, या मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइड करना है, किसी को लगता है 68 को 150 से डिवाइड करना है, अच्छा, और किसी को लगता है कि 150 को 68 से करना, किसको करूं बताओ, जो दिल में आ रहा है वो बताओ, 68 को करना, नूर नाराज नहीं हो यार, हाँ जी, 68 डिवाइडेड बाय 150, चले इतने सारे लोग कह रहे हैं तो कर देते हैं, 68 डिवाइडेड बाय 150, इसका आंसर क्या आ रहा है, कितना, 0 पॉइंट, जगह नहीं, क्यों, द क्लास है कोई, कितने, हम्म, अच्छा इस सवाल को खत्म करके बुला लेता हूं, ये क्या निकला है 0.453 यूनिट्स पर आर के आर्स पर यूनिट, सिक्सटी एट क्या है, 68 पर लीटर या यूनिट, यूनिट, 150 क्या है, ₹150 पर आर,
क्या बनेगा इसका आंसर? तो आर पर यूनिट है ये हो जाएगा आर पर यूनिट। यानी एक यूनिट कितने घंटे में प्रोसेस हो जाता है, या एक घंटे में कितने यूनिट प्रोसेस हो जाते हैं, या एक बंदा कितनी रोटियां खा लेता है? पॉइंट 453 आवर्स पर यूनिट है ना, है ना? तो यहां पर मैं 0.453 लिख दूं? नहीं, मल्टीप्लाई करूं कि डिवाइड करूं? 5000 से मल्टीप्लाई करूं कि डिवाइड करूं? अच्छा, ये ना इस पे इतना मैं टाइम इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि इसको अगर मैं जल्दी बता के गुजर जाऊंगा, और जिसने जिसने कहा था इनको डिवाइड करना है, तो ये सब तुक्के से भी हो सकता था, इसलिए सोचें कि डिवाइड कर रहे हैं तो वो क्या आंसर निकल रहा है। अब 5000 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि डिवाइड करूं? यहां तो मैंने मल्टीप्लाई किया था, यहां मैंने किया था। ये 0.531 यूनिट्स पर आर थे, यूनिट्स पर आर को 5000 आर्स से मल्टीप्लाई किया था, यूनिट्स पर आर इनटू आर्स, तो यूनिट्स में आंसर आया था। अभी इस वक्त मैं तो कह रहा था 150 डिवाइड बाय 68 कर लें, लेकिन आपकी पुरजोर इसरार पे मैंने 68 डिवाइड बाय 150 कर लिया। तो अब उससे जो आंसर आ गया वो आ गया 0.453 आर पर यूनिट। अब हमें देखना है कि टोटल कितने यूनिट्स प्रोसेस कर लेंगे। तो 5000 को इससे डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, 5000 को इससे डिवाइड करना है कि इसको 5000 से डिवाइड करना है? हाँ जी, एक ही बात है। ये वो बात नहीं कि खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, एक ही बात है। 5000 को इससे डिवाइड करना है या इसको 5000 से डिवाइड करना है? 5000 क्या है? 0.453 क्या है? तो हाँ, 5000 को इससे डिवाइड करना है। और अगर आपने ये 68 डिवाइडेड बाय 150 की बजाय 150 डिवाइडेड बाय 68 किया होता तो आंसर आता यूनिट्स पर आर, फिर उसको जरूर हम 5008 से मल्टीप्लाई कर देते। तो आप चाहे मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें, लेकिन ये होश रखें कि उसका आंसर क्या निकल रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1110। और बाकी है सही है। डेप्रिसिएशन, इसके प्लांट की क्या कॉस्ट होगी? 25 मिलियन माइनस आरवी कितनी, डिवाइडेड बाय ऊपर वाला आंसर बताइए। 2450 92, और इसके भी कुछ एडिशनल फिक्स कॉस्ट होंगी। जी,
18.9 ये है ए की रिफाइनिंग। अच्छा, इसका आंसर ये इधर, अगर इसका आंसर 15,000 आ जाता, अभी तो 11 जीरो 38 आया, अगर 15,000 आ जाता तो वहां 15,000 लिख देता। इसका आंसर अगर 15,000 आ जाता तो वहां 15,000 लिख देता। नहीं, फिर क्या लिखता? 11,300 लिखता, क्योंकि जितने बनाएंगे उससे ज्यादा थोड़ी रिफाइन कर देंगे। ये तो रिफाइनिंग की कैपेसिटी निकली है ना। अगर इसका आंसर 15,000 यूनिट्स आ जाता तो हम 15,000 तो नहीं रिफाइन करते ना, जितने बनाएंगे उससे ज्यादा तो नहीं ना रिफाइन हो सकते। इसलिए इस फिगर का आंसर यहां पर आप 11,300 से ज्यादा नहीं लिख सकते। अगर ज्यादा आ जाता तो 11,300 लिखते। और तीसरी ऑप्शन जिसमें सब यही होगा, सिर्फ एक ही जगह बी की फिगर आ जाएंगे। बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, बस फिगर्स बी की बन जाएंगी। सेल प्राइस 1, फर्दर प्रोसेसिंग +8 और सेल नाउ वाली प्राइस तो इसकी जगह ये आ गया। फिर इसी तरह से, अच्छा दूसरी वैरायटी दिखा देता हूं, यूनिट्स पर आर निकाल देते हैं। उसमें किसको किससे डिवाइड करूं? 150 को 80 से डिवाइड, 1 पॉइंट टोटल यूनिट्स। अब 5,000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 93, और इसका आंसर अगर 16-17,000 आ जाता तो हम 14,700 वहां लिखते हैं। तो बी होगा इस पे सॉल्व, और उसमें ये फिगर्स सेम रहेंगी। क्यों? क्योंकि रिफाइनिंग प्लांट के खर्चे तो यही हैं दोनों में, तो इसलिए ये सेम रहेंगी, ये चेंज हो जाएगा, और फिर इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे, और ये ए बेहतर है। ये था जी लेक्चर 101 जो कल करना था। अब करते हैं आज वाला काम। जी ब्रेक करते हैं ये, इसमें बता दें कुछ पूछना है तो। रिफाइनिंग ऑफ बी होगा सॉल्व, ये करना है आपने, यही फिगर्स बनेगी और एंड आंसर डिफरेंट होगा। फिर कंक्लूजन ये निकलेगा, जिनका सबसे ज्यादा आंसर होगा वो ऑप्शन बेहतर है। चलें ठीक है भाई, लेक्चर 101 बस।